नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज नरेंद्र मोदी और पूरे कुनबे के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। 11 साल में जो कभी नहीं हुआ था, जो आंकड़े कभी नहीं आए थे, जो कभी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया था, वो सब कुछ एक झटके में हो गया है। और इस झटके से अगर कोई बेअसर है तो चंद्रबाबू नायडू हैं। बाकी पूरा का पूरा कुनबा इस झटके से अब तक हिल रहा है। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार तक, दोनों और चाणक्य समेत तीनों इन आंकड़ों को देखने के बाद सदमे में जाएंगे, ये तय है। अब तक बिहार के चुनाव से जुड़े कई पोल्स आए और कई पोल जो आए उसमें तेजस्वी को नीतीश से ज्यादा लोकप्रिय आंका गया पब्लिक के बीच सर्वे से। हम बहुत ज्यादा ओपिनियन पोल और सर्वेज पे यकीन नहीं करते, लेकिन कई बार जब ऐसे आंकड़े आते हैं तो उन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 11 साल में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई, दुस्साहस नहीं हुआ जिसने नीतीश कुमार के साथ खड़े मोदी को पीछे कर दिया हो या मोदी को राहुल गांधी से पीछे कर दिया हो। 3 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। एक तो नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार रहे हैं। ये पोल जो लेटेस्ट आया है ये बताता है कि नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पूरे देश के नजरिए से देखना जरूरी है, शायद पहली बार किसी भी पोल में ऐसा सामने आया है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए हैं लोकप्रियता के मामले में। और एक बड़ा अंतर है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा अंतर है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। अब ये तीनों आंकड़ों और ग्राफिक्स के जरिए तीनों तथ्य जो आपके सामने लाएंगे और इन्हीं पर चर्चा करेंगे मिड डे में। आज जोड़ लीजिए भाऊ को फटाफट, कंट्रोल रूम। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में काफी आगे निकल गए हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है ग्राफिक्स। नीतीश कुमार को 31% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, प्रशांत किशोर को 9%, अन्य सभी को जोड़ के 17% और तेजस्वी यादव को 43% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इतना कैंपेन, निगेटिव कैंपेन चलाने के बावजूद विपक्ष के खिलाफ, हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ कैंपेन होता है लेकिन अब तो विपक्ष के खिलाफ निगेटिव कैंपेन होता है, उसके बावजूद 12% का अंतर, 12% बहुत बड़ा अंतर होता है। 12% का अंतर है। सबसे पहला इसी पर रिएक्शन, इसके बाद हम आएंगे बाकी पर। देखिए आशीष, बिहार की जनता ने जनता दल यूनाइटेड इस बार खासकर इन 5 सालों में बीजेपी के साथ नीतीश को देखा, आरजेडी के साथ नीतीश को देखा और फिर बीजेपी के साथ नीतीश को देखा। तो नीतीश वही लोक कल्याण और जन कल्याण की बात कर सकते हैं जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं, और जैसे ही भाजपा के साथ आते हैं फिर भाजपा का एजेंडा हावी होता है। ये उन्होंने देखा। 2 बातों पे, 2 बिंदुओं पे यदि मैं ध्यान दूं तो जातिगत जनगणना ये मांग सालों से है, लेकिन यथार्थ के धरातल पे यदि किसी ने उसको उतारा है तो आरजेडी और यूनाइटेड जेडीयू के सरकार ने, और उसकी खिलाफत सर्वोच्च न्यायालय तक की होगी तो बीजेपी वाले। उसकी परिणति ये हुई कि आर्थिक सर्वे और जातिगत जनगणना सर्वे में कौन कितना है ये तो कम से कम सामने आया। उसके अनुपात में उसके ऊपर न्याय करने लायक नीतियां बनी और उसके चलते खूब सारी नौकरियां बटी। ये तभी हुआ जब नीतीश और तेजस्वी एक साथ थे। फिर नीतीश बीजेपी के साथ चले गए और मामला वही पुराने ढर्रे पे चलने लगा। उसमें
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आरजेडी के लिए बिहार से ज्यादा कुछ और है नहीं। झारखंड में बहुत कम प्रेजेंस है। हाँ, जो कुछ भी है वो बिहार है। नीतीश कुमार के लिए जो कुछ भी है वो बिहार है और कुछ नहीं। तो ये वस्तु स्थिति है। बीजेपी के लिए पूरा देश है। तो बीजेपी अपनी गठबंधन सरकार में बहुत कॉशियसली काम करती है, क्योंकि बिहार में लिया गया निर्णय रिपलकेशन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में गूंज सुनाई देती है, महाराष्ट्र में गूंज सुनाई देती है। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चुनाव थे और किसानों को लोन माफी की घोषणा की थी जब पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस चुनाव की बात कर रहा हूं, 19 के। और जब बीजेपी ने वहां एजेंडे में लिखा कि हम किसानों की लोन माफी करेंगे, कर्ज माफी करेंगे, तो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित हो गया कि यूपी के किसानों के लिए तो सत्ता में आके आप कर्ज माफ करोगे, लेकिन हम इतने सालों से आपको ढो रहे हैं, आप हमको क्यों कर्ज माफी नहीं करते? वो आंदोलन इतना उग्र हो गया कि पुलिस ने फायरिंग की और किसान मारे गए। ठीक है, और सरकार को निर्णय लेना। जब मध्य प्रदेश में गोली चली और मध्य प्रदेश की सरकार को घुटने टेकने पड़े, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और वो लगातार ये बात बोल रहे थे कि मैं किसान का कर्जा माफ नहीं करूंगा, मैं आपको सुविधा दे दूंगा। और देवेंद्र फडणवीस ने काम शुरू किया था। शेत तड़े यानी हर 2-4 खेतों के बीच में एक लेक बनाना, पानी का एक संग्रहालय, पानी संग्रहित करके रखना, ताकि आपको एक तो ग्राउंड रिचार्ज हो जाएगा और आपको 2 फसल लेने लायक पानी बचेगा। वहां फायरिंग हो गई, महाराष्ट्र में किसानों ने आंदोलन शुरू किया, इन्होंने सारा काम रोक दिया और किसान का कर्जा माफी की घोषणा। सारा पैसा किसान के कर्जे माफी में चला गया, ये शेत तड़े का काम वैसे रह गया। ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है। जो घोषणाएं वो करेंगे बिहार में, उसकी गूंज महाराष्ट्र, उसकी गूंज आसाम, उसकी गूंज उत्तर प्रदेश, उसकी गूंज राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, सब जगह गूंजेगी। इसलिए वो कॉशियस होकर रहते हैं और वो कॉशियस होने में उस राज्य की जनता का नुकसान होता है। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के लिए वो नहीं है। उनके लिए जो कुछ भी है बिहार है, इसलिए वो जातिगत जनगणना कर दी उनने। क्या बीजेपी से सोच सकता है कि बिहार में जातिगत जनगणना करे और बाकी जगह मना करे? नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी के साथ जाते ही जनता दल यूनाइटेड नाकारा साबित हो गए। ये बिहार की जनता जान गई कि नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी जिसके साथ जुड़ती है वो विकास का दर वहां कम हो जाता है। भले डबल इंजन की बात करे, ये करे, वो करे, लेकिन वो नहीं, जमीन पे चीजें नहीं उतरती। सिर्फ केंद्रीय योजनाओं की मारामारी है, लेकिन राज्य का क्या? इसके चलते वहां की जनता समझ गई है कि हमको हमारी अपनी पार्टी की सरकार चाहिए जो सिर्फ बिहार की बात करे। और उसमें क्योंकि बिहार के जो इश्यूज है, जो सवाल है, प्रश्न है, वो बाकी राज्यों से अलग है। जो उत्तर प्रदेश के सवाल है वो अलग है। उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल के है वो उत्तरांचल के नहीं है। वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग सब इश्यूज है, पूर्वांचल अलग इश्यूज है, बड़े राज्य है, उनके डिपार्टमेंट विभाग वाइज सवाल है। तो आप उसको मैक्रो लेवल पे कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर सकते, आपको माइक्रो लेवल पे जाके इश्यूज को हैंडल करना पड़ता है, खासकर जब विधानसभा के चुनाव आते। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो जमीन पर उतर रहा है क्या? ऑपरेशन सिंदूर कितना फ्लॉप हो गया तो आपने देख ही लिया कि रैली में लोग ही नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत सक्सेस हुआ। वो ऑपरेशन सिंदूर का जो कैश करने वाला एटीएम है, जो उसका सियासी इवेंट जो है वो फेल हो गया। लोगों ने तय कर लिया कि आर्मी ने किया, आर्मी का रहने दो, ये आप गले नहीं पड़ो। जैसे अयोध्या के लोगों ने तय कर लिया कि भैया राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जबरदस्ती उछलो मत।
तो आईना दिखा दिया लोकसभा चुनाव में। तो यही है कि वहां के, जैसे अब देखिए राहुल गांधी विद्यार्थियों को मिलने जाते तो आप मिलने नहीं देते। अरे भाई क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई हाउस में, शैडो गवर्नमेंट का है, मुखिया है वो अपने ही मतदाताओं को नहीं मिले, ऐसी क्या मजबूरी है? ये जो छिछोरापन है, इससे अभी सरकार का लोकप्रियता घटती। उस पे वो थर्ड पार्ट में है, राहुल पे थर्ड पार्ट में आज हम जाएंगे, सेकंड पार्ट में आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था उस पर जो भाव ने कहा, एक लाइन में उसकी अगर उस बात को समझना हो मोटे मोटे मेरे हिसाब से, तो ये है कि बीजेपी सृजनात्मक काम कतई नहीं करती है क्योंकि बाकी राज्यों में करना पड़ेगा, विध्वंसात्मक काम करती है कि बाकी राज्य अगर उसका वेलकम करते हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं, कोई लोड नहीं है। देखिए बुलडोजर पर कहीं पर भी जरा भी नहीं रोका, यूपी का बुलडोजर मॉडल पूरे भाजपा शासित राज्यों में आ गया, लेकिन किसी भी भाजपा शासित राज्य में रोजगार का पिटारा नहीं खोला गया, क्योंकि अगर एक राज्य में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख नौकरी दे देंगे तो दूसरा राज्य मांगेगा। बिहार में नौकरियां बटी कब? जब तेजस्वी और नीतीश साथ में थे। नौकरियां नहीं बटी कब? जब भाजपा और नीतीश साथ थे। शायद इसी वजह से बिहार के लोग तेजस्वी को समझे, क्या है, जब भाजपा ने बिहार में सरकार बनाई किसी के साथ भी मिलके, उनके लिए भाजपा फर्स्ट और देश फर्स्ट होता। जब बिहार की क्षेत्रीय दलों ने सरकार बनाई, उनके लिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अब हमारे चिराग पासवान भली कहे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, मोदी जी सामने आने के बाद काय का बिहार फर्स्ट और काय का बिहारी फर्स्ट? मोदी फर्स्ट, अमित शाह फर्स्ट। हाँ, यहाँ पर भाजपा फर्स्ट भी नहीं है, मोदी फर्स्ट, मोदी फर्स्ट, मोदी फर्स्ट। तो फिर ये मजबूरी आरजेडी की नहीं है, उनको राहुल फर्स्ट नहीं बोलना पड़ता, वो बिहार फर्स्ट बोलेंगे तो उसके मायने हैं, बिहारी फर्स्ट बोलेंगे तो उसके मायने हैं। आप मुंह से जबानी हवाबाजी खर्च करते हो और बिहार का नुकसान करने वालों को, जिस जातिगत जनगणना के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, इतना इन्होंने हंगामा किया, अब मजबूरी में जातिगत जनगणना आपको अनाउंस करनी पड़ी, लेकिन उसके आंकड़े आएंगे कि नहीं पता नहीं, कब होगा ये पता नहीं, जो नोटिफिकेशन भी आने की बात हो रही है तो उसका क्या रिप्लिकेशन होंगे किसी को कोई पता नहीं। क्या वो वही मॉडल पे लागू करेंगे जिस मॉडल में बिहार में लागू हुआ है? नतीजे कहीं ईवीएम जैसे ना आ जाए, उसके सबसे बड़ा सवाल यह है कि नतीजे कहीं ईवीएम जैसे ना आ जाए कि ईवीएम के नतीजे निकले। अगला ग्राफिक्स लाइए जरा, ये देखिए बिहार में जो विधानसभा चुनाव, आसन्न विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव में कितना किसको मत मिलने का अनुमान है? एनडीए 42.8%, 42.8%, इंडिया 44.2%, जनसुराज 2.7% और अन्य 10.3%। भाऊ पिछला जो चुनाव हुआ, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर करीब करीब जो है दोनों बराबरी पर, करीब करीब बराबरी पर थे, बिल्कुल बराबरी पर मतों में थे, और सीटों में बिल्कुल इंडिया मतलब महागठबंधन थोड़ा सा लीड कर रही थी। वो तो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की वजह से सरकार नहीं बना पाई। इस बार एक बड़ा अंतर, ये 2% के आसपास का अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता है विधानसभा चुनाव में, बहुत बड़ा अंतर होता है। इतने में तो सीटों में 40 का भी अंतर हो सकता है। और सीटों का कन्वर्जन भी देख लेते हैं, इस वोटिंग परसेंटेज से सीटों का कन्वर्जन क्या दिखा रहा है। ये बड़ा साहसी कौन है जरा पता करेंगे हम भी, सर्वे एजेंसी जो भी है, कि ऐसा सर्वे दिखाने की हिम्मत कर पा रही है। अगर ऐसा सर्वे हम लाए इसलिए सर्वे को है कि ये सर्वे अगर कोई दिखाने की हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब उसने ग्राउंड पर काम किया होगा, ये लगता है। नहीं तो कौन रिस्क लेगा भाई, ईडी सीडी पेन ड्राइव डीवीडी सब ले कूद पड़ेंगे लोग। लाइए भाई सीट लाइए, सीट कन्वर्जन कितना है, सीट दिखाइए। देखिए एनडीए 112 सीट, इंडिया 126, यानी स्पष्ट बहुमत, 243 की विधानसभा है, 122 के बजाय 126 इंडिया, जनसुराज प्रशांत किशोर 1 सीट और अन्य कुल मिलाकर के 8 सीट दिखाई दे रहा है इस सर्वे में, पोल ट्रैकर के सर्वे में। ये अब इस पर चर्चा, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा बिहार में। उस बिहार में भाऊ
जिस बिहार में लगातार 20 साल से नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार फिर कहा गया है 25 से 30, फिर से नीतीश, और एक उनके पास जो है अब तक मुद्दा था कि 2005 से पहले याद करो। क्या अब 2005 से पहले की स्थितियों जैसी स्थिति बिहार के लोग देखने लगे हैं? तो उनको लगा चलो अच्छा है, सामाजिक न्याय वाले दौर में चले, क्योंकि बिहार में पिछले 3 दिन से, मैं बता दूं, बिहार में लगातार पिछले 3 दिन से बिहार के राजधानी पटना में फायरिंग, खुलेआम फायरिंग करके हत्याएं हो रही है। लगातार तीसरा दिन है हैट्रिक पटना में, दिन दहाड़े दिन दिन दहाड़े दहाड़े हो 3 रहा है। दिन लगातार 3 दिन से दो दो हत्याएं, खुलेआम आते हैं, गमछा बांधते हैं, दो दो को भून के चले जा रहे हैं। आज फिर हुआ। ये मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ही, जहाँ पे भाई मुख्यमंत्री ही सेल्स में नहीं है, मुख्यमंत्री को लेके ही जैसे मुख्यमंत्री वैसा प्रशासन चल रहा है, फ्री फॉर ऑल है। प्रशासन दिल्ली से चल रहा है कि पटना से चल रहा है ये पता नहीं, अधिकारी लोग पूरे मजे ले रहे हैं, अपने मनमानी चल रही है, और माफिया वही पुराना गुंडा राज याद दिला रही है। सुशासन बाबू के कुशासन का नतीजा है ये, और ये लगातार बढ़ेगा अभी, क्योंकि जो कसावट होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का जो तबीयत है वो इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री का जो रोज कोई ना कोई बात उनके बारे में जो आती है वो हास्यास्पद है, और बुरा लगता है। नीतीश कुमार एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन जब ज्यादा डिटेल में जाओ तो वो कद भी उन्होंने कैसा पाया, उसके पीछे भी कई 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 कब्रिस्तान पड़े हुए हैं नीचे। कई लोगों को गाड़ के ये अपनी महत्वाकांक्षा के चलते चले आए। एक अलग नया समाजवाद उन्होंने स्थापन किया, इस समाजवाद में सत्ता ही सर्वप्रमुख, समाज नहीं। और सत्ता के चलते वो किसी के साथ कहीं पे भी, किधर भी, कितने भी लेवल पे, किसी भी कंडीशन पे गठबंधन को तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात, नीतीश का सुशासन के चलते यदि यही इमेज बनी रहे तो फिर नीतीश फिर मुख्यमंत्री के दावेदार, जैसा कि बार बार कहा जाता है उनके तरफ से। अब नीतीश को यह बताने का समय आ गया है कि बहुत हो गया गुरुजी आपका, अब आप घर बैठिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और हाथ से चीजें निकल गई है, रोज लोग मर रहे हैं, बताइए। लेकिन आशीष, इस सब कुछ सर्वे होने के बाद, वो तो मैं पॉइंट आखिर में कहूंगा, जो अंत में कहना है कि सर्वे अपनी जगह पे है, लेकिन फिर चुनाव कैसे होते। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार ये चरम पे है बिहार में, चरम पे। और क्योंकि भ्रष्टाचार की खबरें छन के नहीं आती, वही भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है जो नीतीश से जुड़े लोगों की है। आप देखिए, बड़ा पैटर्न देखिए, जो नीतीश के खास अधिकारी है, जो खास नेता है, उन्हीं के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच रही है। ये क्या है? धीरे धीरे नीतीश को ठिकाने लगाने का अभियान। और नीतीश की जो ये पब्लिकली जो वो करने, जो उनके जो भाव भंगिमा और वो जो वाक्य जो बोलने लगे हैं पिछले 6 महीने में, वो इतना मामला डिरेल हो गया है कि लोगों को अब उनके प्रति सहानुभूति है कि आप घर बैठ जाइए, अब अंतिम समय आराम से निकालिए, मुख्यमंत्री पद का मजाक और नहीं बने। इसके चलते लोकप्रियता घट रही है। एक होती है सहानुभूति का वोट मिलना, यह अजीब सहानुभूति है नीतीश के प्रति कि नीतीश जी आप घर बैठिए, देखिए बहुत आदर करते हैं आपका, आपसे चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, आप आराम करिए घर पे। ये लोगों का प्रेम है कि नीतीश को अब घर बिठाने के लिए तैयार हो। इसीलिए उनको लगता है कि अब युवा नेता जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करेगा, भाजपा का कोई भी नेता जो है वो मोदी फर्स्ट
की बात करेगा। अमित शाह और मोदी के आगे वो कुछ सोच नहीं सकता। तो कुल मिलाकर अभी देखिए ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में यदि विपक्ष की सरकार होती और 2 उद्योग चले जाते महाराष्ट्र से, तो पूरा महाराष्ट्र आंदोलित होता। लेकिन एकनाथ शिंदे चुपचाप 2 बड़े उद्योग चले जाने के बाद भी, नहीं, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है और उन्होंने कहा कि इससे भी बड़े उद्योग देंगे। ये छोटा वाला ले जाना, बड़ा वाला लाएंगे। तो उसको ये मालूम नहीं था कि जिनने तुमको बोला वो बड़े वाले हैं, बहुत बड़े वाले हैं। जो एक बड़ा सा लॉलीपॉप थमा दिया और एकनाथ शिंदे सर पे लेके घूम रहे थे पूरे मुख्यमंत्रित्व काल में, और अभी तक एक प्रोजेक्ट नहीं आया। नहीं, बिहार में स्थिति, बिहार में तो भाव जो सहानुभूति की बात है ना, अब सहानुभूति भी नहीं है। सहानुभूति क्या होती है, जैसे घर में कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, कोई भी, हर परिवार में आदमी, हम आप सब बुजुर्ग होंगे, हमारे पिताजी बुजुर्ग हुए, तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो अपने उम्र अवस्था के हिसाब से कहता है, हम ही अपने बच्चे कहेंगे कि भैया आप देखो घर और का हिसाब किताब आप देखो, नहीं नहीं तो नहीं उसकी नहीं सहानुभूति आशीष, रहेगी कि नहीं नहीं, ये उल्टी सहानुभूति है। यहाँ हाँ, पे यदि कोई बुढ़ाऊ जाता ही नहीं, हाँ, रोज आके ऑफिस का काम में ढगल देता है, तो हाँ, उसको बोलना पड़ता है कि भाई बहुत हो गया, आप सुनो, यहाँ आप जरा हरिद्वार वगैरह जाइए, आप समझिए, हाँ, उसको ऑफिस से वही। निकालना है। नहीं, अब वो तो सहानुभूति आज, नहीं, अब गुस्सा है। अब हाँ गुस्सा हो चुका है, इसलिए गुस्सा क्योंकि ये बुजुर्ग घर के बाहर जाके बेइज्जती भी तो करवा रहा है, हाँ, ये तो रोज करवा रहे हैं। मोदी पैर छू ले रहा है, तो क्या बिहार की बेइज्जती नहीं हो रही? बिल्कुल भाई मोदी बिल्कुल। प्रधानमंत्री है, आप अब पैर छूने के लिए थोड़ा ना कि प्रधानमंत्री पैर छू लो। कल तक उनको कहते थे भोज कैंसिल कर देंगे मोदी की वजह से, आज पैर छुए जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खैर, खैर सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है राहुल वर्सेज मोदी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो जरा लाइए अब स्क्रीन पर, वो ग्राफ लाइए। ये देखिए बिहार का ओपिनियन पोल, युवाओं की पहली पसंद नरेंद्र मोदी 39%, 8%, राहुल गांधी 47%। ये पोल ट्रैकर का सर्वे है। 39% और 47%, ये बड़ा मार्जिन है, बड़ा अंतर है। 8% बहुत बड़ा है। तो भाऊ 8%, ये पहली बार हुआ है जब से मोदी और राहुल मोदी, दोनों को एक देखिए, प्लेटफॉर्म पर रख के आकलन शुरू हुआ, पहली बार हुआ है कि कहीं पिछले, पर राहुल गांधी मोदी से बहुत आगे हैं लोकप्रियता। देखिए, एक तो 2025 शुरू होते से ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी शुरू की। और राहुल गांधी जाते हैं बिहार तो बिहार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो अपनी बात करते हैं, ये फर्क है। राहुल गांधी बिहार की बात करते हैं कि आपको नौकरी क्यों, राहुल गांधी बिहार की बात करते हैं कि आपके यहाँ उद्योग क्यों नहीं। राहुल गांधी बिहार की बात करके मुझे मांझी के घर जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये माउंटेन मैन है, इसके परिवार अभी भी क्यों यहाँ बैठा हुआ है, क्यों नहीं मदद मिलती। राहुल गांधी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके ग्रामीण, वहां महिलाओं से पूछता है कि मनरेगा का कितना दिन का काम मिल रहा है। हम्म, हम्म, तो उनको ये तो नहीं बोलता है ना वो कि ट्रंप ने ऐसा किया, हम्म, रशिया ने ऐसा किया, मैं रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कर रहा हूँ, ये तो नहीं बोलता। अब वो गांव की महिला को काहे रशिया और काहे यूक्रेन, अरे भाई हमको 15 दिन का भी काम नहीं मिल रहा, 10 दिन का लिखते हैं, 15 दिन से करवाते हैं, वो कोई और सुनने के मूड में नहीं। और मोदी जी जाके वही कहते हैं कि मैंने भाई ऑपरेशन सिंदूर किया, अमेरिका के साथ ऐसा हुआ, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं। अरे आप पहली आर्थिक व्यवस्था बनिए, उस गांव के महिला को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहली बनिए और बहुत सुपर फाइन बनिए, और ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की जगह 10 ट्रिलियन बनिए। अरे मेरे को 15 दिन काम क्यों मिल रहा है 100 दिन के बजाय, और मेरा पति बैंगलोर क्यों गया काम करने के लिए जब तुम यहाँ काम नहीं दे रहे हो। तो मेरी समस्या यूक्रेन से बड़ी वो है। तो जब आप मतदाताओं की भाषा बोलोगे, उसके आप जाके, मतलब आप इमेजिन करिए कि आपका मित्र हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसको देखने गए और उसको ये पूछने के बजाय कि तुम्हारी तकलीफ क्या है, डॉक्टर कौन है, दवाई ठीक चल रही है क्या, और कुछ चाहिए तो मैं बैठा हूं,
आप वहां जाके कहते हैं कि अभी न्यूज लॉन्चर का 1 मिलियन हो गया और न्यूज लॉन्चर अभी ऐसा हो रहा है और अभी हमारी जय जयकार हो रही है और बड़े बड़े लोग आके मिल रहे हैं और ये वो बोलेगा तू जा भाई, मेरे को दर्द हो रहा है यार, मेरा रेस्ट टाइम है, तू जा। तो फिर कोई कहेगा कि भाई वो चित्रांश आ रहे हैं तुमको फिर आज मिलने, अरे भाई उनको बोलो कि डॉक्टर ने मिलने का मना किया है लोगों से, क्योंकि उसकी पीड़ा नहीं जान रहे आप, हाँ, आपका महिमा मंडन कर रहे हैं। अपने तो दिए जा रहे प्रधानमंत्री के सारे भाषण, हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लोगों को तो पहला भाषण याद है, 1,000 करोड़, 100 करोड़ दूं क्या, 200 करोड़ दूं क्या, 1,000 करोड़, अरे भाई 1,000 करोड़, जबानी खर्च, हवाबाजी बोलते हैं जिसको। कोई राज्य में लगाया हुआ घोषणा पत्र पूरा नहीं करते। महाराष्ट्र में 2100 रुपए देने की बात कही थी लाडली बहना को, 1500 रुपए में भी छटनी हो रही है, बहनें गाली दे रही है भाई को। 6,000 रुपए का सोयाबीन बताया था, 4,000 रुपए नहीं मिल रहे सोयाबीन को। तो लोगों को ये पता है ना कि आपने इतने राज्यों में जो चुनाव जीते हैं, वहां आपने हवाबाजी की, वहां आपका एक होता है वचननामा और एक होता है वचन पूर्ति। जो वचननामा आप बोलते हो घोषणा पत्र, उसकी वचन पूर्ति कितनी? वचन पूर्ति 0/0 सन्नाटा, वचननामा अरा, मतलब आदमी को लगता है कि बस ये चुनाव जीत जाए, उसके बाद घर के सामने मर्सिडीज खड़ी होगी और 3 लाख रुपए का सूट पहन के मैं खेत में जाऊंगा भाई, बस हो गया, बीजेपी आ गई। फिर मुझे हमारे वायुसेना के चीफ का याद आती है, सपने वो दिखाओ जो आप साकार कर पाओ, वो वादे मत करो जो आप निभा नहीं सकते। ये तो वही वादे करते हैं जो नहीं निभाना होता है, पहले से पता होता है, ये नहीं कि सकने की बात, पहले से पता होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें एक आखिरी सवाल है, ये अगर ये सर्वे जहां भी जैसे भी किया गया है, अगर ये सर्वे दुरुस्त है, सही है, तो इसमें बहुत बड़ा सेटबैक नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के पूरे तंत्र के लिए है। राहुल गांधी का देखिए, उस पर चर्चा करने के लिए तो बहुत चीजें हैं, वो आदमी आम आदमी के बीच में रह रहा है, अपनी बात पर खरा उतरता है। क्यों खरा उतरने की बात, बहुत सारी एग्जाम्पल है। लोकसभा चुनाव में 2024 में चलते चलते एक एक सैलून में एक नाई की दुकान पर शेविंग करवाई, दाढ़ी बड़ी बनवाई, वहां उससे कहा था मैं दिल्ली बुलाऊंगा। 1 साल बाद उस आदमी की याद था, दिल्ली, उस सैलून वाले को दिल्ली बुलाया, अपना बीवी बच्चा, छोटा सा बच्चा लेके पूरा घर परिवार आ गया राहुल गांधी घर में। तो मोदी जी का, मोदी जी जिसका पैर धो लिए, वो बेचारा अपना चप्पल ढूंढ रहा है आज तक। आज तक तो फर्क यहाँ पे है। तेलंगाना में जातीय जनगणना करवाया, जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया उसके हिसाब से कैबिनेट का एक्सपेंशन करवाया कि जातीय जनगणना में जो आंकड़े आए हैं इसी हिसाब से कैबिनेट में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दलित मंत्री शामिल करो, आदिवासी मंत्री शामिल करो, कैबिनेट एक्सपेंशन करवा दिया वो आदमी। कर्नाटक के जातीय जनगणना पर ये भी एक खबर है अभी की, मतलब ताजा खबर। कर्नाटक के जातीय जनगणना पर कई सवाल खड़े हुए थे। सिद्धारमैया दिल्ली पेशी हुई है कल और कहा गया दोबारा करवाओ जातीय जनगणना, दोबारा पूरा जातीय जनगणना करवाओ, आंकड़े दुरुस्त करके लाओ, और नहीं तो फिर शिव कुमार को बैठा देते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम पर ये राहुल का, तो फिर कहेंगे तो बहुत लोग कहेंगे देखो राहुल गाथा गा रहा, हम मोदी गाथा गा देते हैं। राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करते करते पूरी मोदी मीडिया, पूरा तंत्र है जो दिन रात राहुल गांधी को पाकिस्तानी बताते हैं, कहां कहां, मतलब देशद्रोही, पाकिस्तानी, मूर्ख, बेवकूफ, जो शब्द आप उपमा दे दीजिए, सब कुछ देते हैं राहुल गांधी को। मतलब पूरा तंत्र एक ही व्यक्ति के पीछे है कि इसको डिफेम करो तो मोदी जी का ब्रांड वैल्यू बना रहेगा, नहीं तो अगर इसका ये डिफेम नहीं हुआ तो मोदी ब्रांड वैल्यू खा जाए। उसके बावजूद इसका मतलब पैसा सब बेकार गया, सारा मोदी मीडिया की चढ़वतना बेकार गई। उसके बावजूद अगर लोकप्रियता में नरेंद्र मोदी पीछे हो गए तो क्या वाकई हिंदू जाग गया है क्या?
हिंदू जाग गया है। हाँ। सही मायने में देश के हिंदू को समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व क्या है। हम्म, ये देश गीता के हिंदुत्व को मानता है, राम की आराधना करता है। राम एक वचनी एक पत्नी था। राम का नाम ही सच्चाई है। सत्य ही राम है। असत्य बोलने वाले को, झूठ बोलने वाले को, झूठ परोसने वाले को राम का नाम लेना तो मरा मरा सुनाई देता है। हम्म, राम राम मरा मरा सुनाई देता है, क्योंकि आपने देखा कि आपके ऊपर आशा थी लोगों की, ऐसा नहीं। आपने कहा 15 लाख रुपए ला के दूंगा लोगों का, भाई आगे लाएंगे पैसे। अब आप कहते हो चुनाव में जुमला ऐसा बोलना पड़ता है चुनाव में, तो लोग भी कहेंगे आपकी भी जय जयकार करनी पड़ती साहब, वोट तो फिर हम हमारे हिसाब से देंगे। जन जागरण की, मैंने क्या कहा आपको, ये जन जागरण की आवश्यकता है। और जन जागरण की आवश्यकता ये शायद राहुल गांधी समझ गए और अपनी पदयात्रा से समझ गए। उसके चलते उन्होंने अब जिला इकाइयां स्ट्रांग करना शुरू कर दी। बूथ लेवल पे जन जागरण, गांव गांव लोगों को जाके समझना और समझाना क्या हो रहा है, क्या हो सकता है बेस्ट। कोई आपको बहुत बड़ा कोई बड़े प्रॉमिस नहीं हो रहे, जितना कर हम्म, पाएंगे उतना ही हो रहा है। हाँ। नहीं तो 2100 रुपए बोल के 1500 के भी लाले पड़े हैं महाराष्ट्र। बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र का। हम्म, 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 और जब भी पूछो तो सारे मंत्री यही कहते हैं कि हम मना थोड़ी कर रहे हैं 2100 दें। कब देंगे? ये बराबर अगले चुनाव के वोटिंग के 2 महीने पहले, अगले चुनाव के वोटिंग के 2 महीने पहले, कि हमने हमारा आखिरी वादा भी पूरा किया 2100 देने। आओ, इनके वादों पे जाएं अगर, तो आखिर में नहीं वादों की बात, वादों पे जाएं अगर, तो दिल्ली में तो प्रवेश, चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा घर में बट रहा था, और चुनाव हो गया। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं वो कहाँ है वादा जो मिलना था। आपको आज 2 खबरें हमने की हैं, दर्शकों से निवेदन है वो 2 खबरें देखिएगा। एक खबर है स्क्वाड्रन पर, भारत में भाऊ एक ऐसा स्क्वाड्रन है जिसमें कोई विमान नहीं है, आर्मी का, इंडियन आर्मी का। 2000, अब से 15 महीने पहले स्क्वाड्रन बना था, अवाक्स स्क्वाड्रन। 2020 में ट्रंप जब पहली बार पहला कार्यकाल था तो मोदी के साथ आए थे, समझौता हुआ था आर्मी को अवाक्स के लिए। 2024 में इंतजार करते करते अवाक्स स्क्वाड्रन बन गया, और उस स्क्वाड्रन में कोई विमान नहीं, स्क्वाड्रन है, ट्रेनिंग हो चुकी है, मतलब पूरी रिपोर्ट ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन विमान का इंतजार कर रहा है, पायलट से लेकर के वहां का जितना कर्मचारी है। दूसरा, नहीं एक वीडियो आज देखिएगा भाऊ, आप भी इसके पहले के कार्यक्रम का, बीएसएफ के 1200 जवान अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा में तैनात होने जा रहे थे। उनको गुवाहाटी से भेजा जाना था वहां जम्मू तवी, फिर वो जाते तैनाती पर। वो ट्रेन में चढ़े नहीं, फिर दूसरी ट्रेन आई, खैर कंपनी कमांडर गए ट्रेन देखने के लिए। ट्रेन में 1200 जवान चढ़े नहीं, राष्ट्रवाद का की बात करते हैं, चुल्लू भर पानी इनको भिजवाना पड़ेगा। वो ट्रेन आप देख लेंगे ना, वो चर्चा हमारी आपके साथ होती तो वो ट्रेन आप देख लेते तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। उस ट्रेन की हालत, चलिए प्ले ही कर दिए, उस ट्रेन की हालत देख लेंगे आप तो। जो सीट है ना, उस सीट का मतलब जो बेस होता है, लोहे वाली जो फंटियां लगती हैं वो है, उस पर गद्दी ही नहीं है, लकड़ी के फंटे हैं, गद्दी नहीं है। भंगाल में 6 रुपया किलो बिकने लायक है ये बोगियां, और इनको जो है इसमें 1200 बीएसएफ के जवानों को भेजा जा रहा था ड्यूटी पर। ये देखिए आ गया, प्ले करो भाई, प्ले करो, तो जब चर्चा में आ गया तो ये देखिए, अरे बाप रे, ये सीट है, सीट में खाली, ये देखिए देखिए सीट, अरे प्ले बाप रे कर बाप रे, भैया, कांच कांच टूटे हुए, खिड़कियों के कांच टूटे हैं सारे। ये देखिए ना जिस पे सोना है, ये खाली उस पर गद्दी नहीं है, गद्दी नहीं है, और 5 दिन की जर्नी थी। ये देखिए, ये सीट है, ये सीट है ऊपर वाली, अपर बर्थ, अपर बर्थ से नीचे की बर्थ दिख रही है, आर पार सब खुला है। इसमें 1000 कॉकरोच एक जगह पे पड़े। रेलवे की ट्रांसपेरेंसी सिस्टम इसी को कहते हैं, ये देखिए, पारदर्शिता।
मतलब इनके पास नेहरू के जमाने से ही बोगी भी लेके आए हैं। नेहरू जी ने अच्छा नहीं बनाया था, उनकी गलती थी। ये हालत है, ये बीएसएफ राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है। मैंने मोदी क्या जी 12 कहा, करोड़ की गाड़ी में चले। कारपोरेट सेक्टर में लाइजनिंग करने वाले आदमी को मंत्री बनाओगे तो ये ऐसा ही होगा। इतनी बदतर स्थिति। चलिए खैर, इजाजत दीजिए। ये सब देश अगर देख पाया तो अभी जो 39% है, ये 9% पे आने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन फिर आशीष, फिर चालीस मैं कहता साल हूँ, ही अंत आसरा में होगा। अंत में अंत हम्म, में यही हम्म, हरियाणा की जनता की मनीषा थी। मैं महाराष्ट्र घूम रहा था विधानसभा में, यही हाँ, महाराष्ट्र की जनता की मनीषा थी। लेकिन फिर चुनाव भाजपा लड़ती है क्या? कि चुनाव भाजपा में नाम देती है और लड़ता चुनाव आयोग है, लड़ता ईडी हम्म, सीबीआई है, लड़ता इनकम टैक्स है। तो विपक्ष को उसका भी काट ढूंढना होगा। विपक्ष को उसके भी साथ बराबरी से लड़ने की ताकत जुटानी होगी। विपक्ष को उस पर भी सवाल उठाने होंगे। चाहे आप 10 बार उठाइए, 15 बार उठाइए, जन जागरण करना होगा। एक एक बात पे फर्जी वोट नहीं हो, इसका ख्याल रखना होगा। हम्म, मतदाता सूची को रोज ट्रैक करना होगा कि आज हम्म, कितने लोग जुड़े, गांव की लोक संख्या 10,000 है और 20,000 लोग और कैसे जुड़े, ये सारा हम्म, देखना हो। उसके बाद मतदान के दिन लोग मतदान करने जाए, क्योंकि मैं झारखंड था तो वहां बिहार के बहुत सारे नेता मिल गए मुझे। हम्म, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी डीएम और एसपी की थोक में तबादले हुए हैं। हाँ, चुनाव के हिसाब से सब सेटिंग वाले लोग बिठाए गए हैं। सब तो बैठा देंगे। आपको उस सेटिंग से भी लड़ना होगा। जैसे 12 उपचुनाव जीते वो हुए अभी यूपी में, गांव की गांव वोट के लिए नहीं निकलने दिया। पुलिस ने रिवॉल्वर से फायर करके बोला घर से बाहर निकलोगे तो याद रखो। ये सारी चीजें होगी, इसका काट आपको निकालना होगा। इसके लिए जनता को निकलना होगा, क्योंकि बदलाव जनता चाहती है। और यदि बदलाव जनता चाहती है तो जनता को हाथ मतलब जनता को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। विपक्ष तो सामने आ ही रहा है, लेकिन ये जो बैकरूम ऑपरेशंस होते हैं पीछे से, इसका काट जनता को बाहर आके करना होगा। हम्म, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो माइनस में मोदी जी की टर्म चला जाएगी ना, लोकप्रियता माइनस में चली जाएगी। तो अभी आएंगे तब तो मोदी, हम कहते हैं ना, मोदी ही। आएंगे तो मोदी ही, तुम लोग लगे रहो। तो हम लोग तो लगे ही हैं, लगे रहेंगे। लेकिन जनता को समझना होगा कि माइनस लोकप्रियता में भी मोदी जी आ जाएंगे। और विपक्ष को समझना होगा, जनता बेचारी क्या करेगी, विपक्ष को कैसे रोके बेईमानी से, कैसे रोके इस खेल कूद से, इस पर ध्यान देना होगा। इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे कार्यक्रम लेके भाव के साथ। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।